16 स्टेट्स में चाणक्य चलता है। उसमें से एकमात्र झारखंड स्टेट है जहाँ 3-3 सेंटर्स हमने हजारीबाग, रांची और धनबाद में दिए हुए हैं। बाकी जगह मूलतः स्टेट कैपिटल्स में सारे सेंटर चलते हैं। 5,000 से ज़्यादा यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो चुका है। स्टेट पीसीएसएस का आंकड़ा निकालें तो ये लगभग जो है 15 से 20 हज़ार के बीच में आएगा। 6 अटैम्प्ट जो हैं जनरल कैंडिडेट को अवेलेबल है, 9 अटैम्प्ट ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगरी में उनकी है, और नो लिमिट टू SC/ST कैंडिडेट। 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ कहलाता है और एक CSAT कहलाता है। फिर मेन एग्जामिनेशन आता है। मेन एग्जामिनेशन में 2 लैंग्वेज पेपर हैं, इंग्लिश हिंदी, वो कंपलसरी हैं। एक वातावरण तो क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल आइसोलेट होकर प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। उसके लिए साथ साथ एक मेंटोरशिप और गाइडेंस वो बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पढ़ाई के साथ साथ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक महान शख्स के साथ जिनका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहरा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सक्सेस गुरु AK मिश्रा का। सर, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। 30 वर्षों से चाणक्य IAS एकेडमी का इतिहास रहा है। दर्शक तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका ये शुरुआत कहाँ से हुआ और ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि यहीं हजारीबाग की है। हजारीबाग में बड़का गांव स्थित एक गांव है लंगातू, जहां से हमारा जन्म हुआ, यहीं से पले बड़े हैं। और बड़का गांव हाई स्कूल से, जहां पिताजी हमारे फाउंडर प्रिंसिपल थे उस हाई स्कूल का, वहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक की स्टडी की, 10th पास किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर जाने से पहले सेंट कोलम्बस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में अपने बैच में टॉप करते हुए मैं दिल्ली की ओर गया। यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के दौरान ही ये विचार आ गया था कि एक मुझे ऐसा इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है जो पूरे हिंदुस्तान में अलग पहचान बनाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए सिविल सर्वेंट्स बनाने का एक बीड़ा हमने उठाया कि जो दूर दराज क्षेत्र से, क्योंकि उसमें लोगों का मानना था कि हर आदमी IAS नहीं बन सकता। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s के, अर्ली 90s, 91, 92 में जब ये विचार चल रहे थे, तब वहाँ जो भी इंस्टीट्यूट चलते हैं उनका मानना था कि जो लोग कहीं बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिलीज आए हैं, ऑफिसर्स के बच्चे हैं, या कोई बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है IAS बन सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल धारणा को बदल दिया। इंग्लिश के साथ हिंदी को भी उतनी ही प्रोत्साहन देते हुए मैंने 93 में ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दी, जिस चाणक्य नाम से। ये चाणक्य नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि व्यक्तित्व से मैं प्रभावित था कि बिहार की पृष्ठभूमि से निकलकर एक अननोन व्यक्ति जो है कहाँ तक इतने पूरी इंडिया को एक सूत्र में बांध सकता है, एक पूरी राजनीतिक शास्त्र की रचना कर सकता है, एक स्टेट क्राफ्ट बना सकता है और इंडिया को एक नेशन में डेवलप कर सकता है, सिविल सर्विस की बना सकता है। तो पूरे व्यक्तित्व और उसके विचारों को लेते हुए मैंने चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना 93 दिल्ली में कर डाली, और आज ये 30 साल का सफ़र जो आप बता रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो चुका है। स्टेट पीसीएसएस का आंकड़ा निकालें तो ये लगभग जो है 15 से 20 हज़ार के बीच में आएगा। तो ये सफ़र अभी तक का चलता रहा है, और 16 स्टेट्स में चाणक्य चलता है। उसमें से एकमात्र झारखंड स्टेट है जहाँ 3-3 सेंटर्स हमने हजारीबाग, रांची और धनबाद में दिए हुए हैं। बाकी जगह मूलतः स्टेट कैपिटल्स में सारे सेंटर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों का कुछ क्वेश्चंस है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वे सरकारी विभाग के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। सिविल सर्विसेज पर वो ध्यान नहीं जाता है। सिविल सर्विसेज क्या है उनको पता नहीं है। क्या कहेंगे उन लोगों के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, नेचर है, इसमें एक सामाजिक और जो ग्रास रूट लेवल की समस्याओं का संवेदनशीलता है वो बड़ा मायने रखता है, और गांव के बच्चों में बड़ा स्वाभाविक रूप से देखने समझने का मौका मिलता है। तो आज आप यदि देखेंगे तो नॉर्मली टियर 2, 3 सिटीज़ गाँव के बच्चों की संख्या यदि यूपीएससी में हम कहें तो मोर देन 60% उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए गाँव में पैदा हुए रहे हैं, इसको वीकनेस नहीं, इसको स्ट्रेंथ माने, और अवेयरनेस ज़रूरी है टाइमली कि हो सकता है आप बड़े काम के लिए बने, लेकिन आप नौकरी की जल्दीबाजी में, या आप सोचते हैं कि इसी तरह से हम कोई रोज़गार प्राप्त कर लें, तो बड़ा सफ़र आप छोड़ दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उसको गहराई से चिंतन कीजिए, छोटा हो या बड़ा हो, काम करना, मेहनत तो बराबर करना होता है इंसान को, दिन और समय सब वही हैं, तो क्यों ना कुछ बड़ा काम करें जिसमें सिर्फ नौकरी नहीं, नौकरी के साथ एक अवसर क्रिएट हो, और ऐसे प्लेटफॉर्म से देश, समाज
और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम उपयोगी और काम बन सकें। विद्यार्थियों को सिविल सर्विस सेवा की तैयारी के लिए कौन सा समय उपयुक्त है और कैसे इसका प्लेटफॉर्म वो तैयार करें? सबसे जो सही समय है कि 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन जब 3 साल बच्चे कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत समय वेस्ट चला जाता है कॉलेज के आने जाने में, चूँकि एक ऐसा टाइम होता है जो स्कूल के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं, अचानक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करने लगते हैं, पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, इसको टीचर के कंट्रोल से दूर हो जाते हैं, तो वहाँ कई समय वेस्टेज भी जाता है। एक डिसिप्लिन के साथ यदि ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो चूँकि 10+2 का सिलेबस है लार्जली, तो अभी अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है 10+2 में, उसको एक सिविल सर्विसेज के रूप में डालना है। और इसी बात को लेकर चाणक्य हमने 3 ईयर्स कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि आप पढ़ाई भी कीजिए कॉलेज में और उसमें भी रिजल्ट अच्छा आएगा, और आप सिविल सर्विसेज में भी साथ साथ अपने व्यक्तित्व को विकास करके तैयारी करेंगे। लेकिन किसी कारण से यदि नहीं कर पाए हैं, तो एग्जामिनेशन से 1 साल पहले, ग्रेजुएशन हो चुका है 1 साल पहले है, वो तैयारी जिस 1 साल का एग्ज़ाम देना है, 1 साल का सीरियस प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए किसी अच्छे मार्गदर्शन में। सिविल सेवा सर्विस की परीक्षा का न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए और इसका क्या प्लेटफॉर्म होता है? किस किस दौर से गुजरना पड़ता है परीक्षा के लिए? यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, एक मिनिमम एज का जो लिमिट है उसमें से लार्जली, जिसे मैं यूपीएससी के रेफरेंस से समझाता हूँ, एक मिनिमम एज जो है 21 होना चाहिए जिस साल एग्ज़ाम देना है। इसका कट ऑफ पॉइंट 1 अगस्त को लिया जाता है हर साल। जैसे मान लीजिए 2023 में किसी को एग्ज़ाम देना है, तो 2023 के एग्ज़ाम के लिए 1 अगस्त 2023 में उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम उम्र 32 तक रखा गया है। ओबीसी कैंडिडेट को अनदर 3 अटेम्प्ट्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, 35 तक अपीयर हो सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट 37 तक हो सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक अटेम्प्ट की बात आती है, 6 अटेम्प्ट जो हैं जनरल कैंडिडेट को अवेलेबल है, 9 अटेम्प्ट ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगरी में उनकी है, और नो लिमिट टू एससी एसटी कैंडिडेट। जहाँ तक एग्जामिनेशन के स्टेजेज हैं, 3 स्टेजेज हैं। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है हर साल एक पर्टिकुलर संडे को, जैसे इस बार अभी 5 जून को हुआ था। 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ कहलाता है और एक सीसैट कहलाता है। 2-2 घंटे के पेपर हैं, और इसमें से क्वालिफाइंग, मतलब जो सीसैट है क्वालिफाइंग है, असल कंपटीशन जनरल स्टडीज़ में होता है, जहां आप ऑल इंडिया में जितने स्टूडेंट हैं उसके अंदर में ऑन मेरिट बेसिस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। बट आप एक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन आप मेंस में एलिजिबल होने के लिए आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, कॉम्पीट करना जरूरी है। फिर मेन एग्जामिनेशन आता है। मेन एग्जामिनेशन में 2 लैंग्वेज पेपर हैं, इंग्लिश हिंदी, वो कंपलसरी हैं। वो 363 नंबर के होते हैं, लेकिन उसके मार्क्स आगे जुड़ते नहीं, उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जहाँ तक हिंदी है, हिंदी की जगह पे अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो वहाँ अपने जो वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज को उसको ले सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद एक एसे का पेपर होता है 250 नंबर का, 2 एसे लिखने होते हैं, प्लस जनरल स्टडी में 4 पेपर हैं। चारों पेपर 250-250 नंबर के हैं, और तमाम सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एक पेपर में रखा हुआ है। दूसरे इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस इंटरनेशनल पेपर 2 में है। पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सब सब्जेक्ट हैं। पेपर 4 है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। उसके अलावा जो है एक 500 नंबर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। जनरल स्टडीज़ का पेपर 10+2 लेवल का है। ग्रेजुएशन के लिए एक मैथ सब्जेक्ट होता है, 2 पेपर उसमें होते हैं 250 नंबर के। ये सारा मिला करके 1750 मार्क्स का जो एग्जैक्ट नंबर है, उसमें से मेरिट लिस्ट तैयार होता है। लैंग्वेज के पेपर 300-600 नंबर उसके मेरिट में नहीं लिया जाता। उसके बाद फिर तीसरा स्टेज आता है पर्सनालिटी टेस्ट का, वो जिसको इंटरव्यू कहते हैं, 275 मार्क्स का है, जो क्वालिफाई मेंस में करके जाते हैं, और मेंस इंटरव्यू के नंबर दोनों को कंबाइन किया जाता है। उसके इस बेसिस पर मेरिट लिस्ट क्रिएट किया जाता है। यूपीएससी जेपीएससी का जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस कितना महत्व रखता है? सिलेबस ही उसका आधार है। स्टूडेंट से गलती होती है कि बिना सिलेबस देखे खाली टाइटल पढ़ा और हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया है, मोटी किताबें पढ़ना किया। सिविल सर्विसेज का सिलेबस जो है वो सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है, कि आप पढ़ते पढ़ते ऑफिसर बन जाएंगे, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने भाव से। तो उसके लिए एक एक शब्द का उसमें मायने हैं, कॉमा फुल स्टॉप तक का मायने हैं। आपको सिलेबस को बहुत ही गहराई से सेवरल राउंड देखना चाहिए, और पढ़ने के लिए हमेशा सिलेबस को साथ रखिए। इसके साथ साथ पिछले 10 साल के क्वेश्चन को भी साथ रखिए, ताकि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बार बार आप रिव्यू करते रहें, तब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। घर में रह करके इसकी तैयारी हो सकती है क्या?
तैयारी देखिए कहीं भी हो सकती है, अब तो ऑनलाइन का भी टाइम आ गया है, लेकिन ज़रूरी है कि एक वातावरण तो क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल आइसोलेट होकर प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। उसके लिए साथ साथ एक मेंटोरशिप और गाइडेंस वो बहुत आवश्यक है। एक सही डायरेक्शन से मेंटोरशिप के साथ तैयारी करें तो फिर ये संभव है कि आप कहीं कर सकते हैं। बट एक डिसिप्लिन में रहने के लिए यदि किसी संस्थान के साथ, किसी ग्रुप के साथ जुड़ करके एक डिसिप्लिन बना लें तो फिर क्या होता है, सफ़र बोरिंग नहीं होता है, इंटरेस्टिंग रहता है। कुछ विद्यार्थी पढ़ने में अव्वल हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं उनके साथ, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, क्या आज के क्षेत्र में आर्थिक कारण से कोई रुकावट नहीं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम आजकल आ गए हैं। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के स्कीम है जिसमें अंदर में स्टूडेंट को जो है 1-1 लाख रुपए तक का हेल्प किया जा रहा है कोचिंग लेने के लिए, किसी अच्छे संस्थान में पढ़ते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम लोग भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें निःशुल्क स्टूडेंट को दे रहे होते हैं। एंड जहाँ तक गाइडेंस की भी बात है, फिर चाणक्य इस अकेडमी में हमने स्कॉलरशिप का प्रोविज़न रखा हुआ है और ख़ास करके हज़ारीबाग में ऐसे भी यहाँ के निजी होने के कारण से काफ़ी मैंने रियायत भी फीस में करवा रखी है। तो जो बच्चे अपनी स्कॉलरशिप के माध्यम से या जो रियायत है उसके माध्यम से जो बेनिफिट ले सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये थे महान शख्स, सक्सेस गुरु AK मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चे गरीब घर का हैं, अव्वल हैं पढ़ने में, अगर ये रुचि रख रहे हैं, इसकी तैयारी में रुचि रखते हैं और इस लायक हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारे गाइडलाइन जारी है और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अव्वल कर सकते हैं। मैं महेश कुमार, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.